नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। प्राचीन भारत के इस प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे कहा करते हैं उसके बारे में। वैसी जानकारियों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि परीक्षा के विविध जो प्रतियोगी परीक्षा हुआ करते हैं उनके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट नोट्स जो हुआ करते हैं उनका समावेश करके सेशंस को डिजाइन किया गया है, सेशन को बनाया गया है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। हड़प्पा संस्कृति, पहले इसका देखते हैं परिचय। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है, इसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा करते हैं और विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से ये प्रमुख सभ्यता रही है। इसके बारे में बताया जाता है कि सिंधु नदी की घाटी में होने के कारण हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं और चूंकि इसका उत्खनन या विकास जो है विकसित केंद्र जिसे वो हड़प्पा में पाया गया, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। साथ ही साथ आद्य ऐतिहासिक कालीन का होने के कारण आद्य ऐतिहासिक भारतीय और सिंधु सरस्वती नदी के आसपास होने के कारण सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अगर इसके उपयुक्त नाम की बात करें तो वो हड़प्पा सभ्यता ही है। कई बार प्रश्न आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है और नीचे ऑप्शन में दिए रहते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो उसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इसका उपयुक्त नाम है और हड़प्पा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है, जो कि 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खुदाई शुरू कराई गई थी। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई की और वहां पे भी इस स्थान का पता चला। और अगर देखा जाए तो राय बहादुर दयाराम साहनी और श्री राखालदास बनर्जी हड़प्पा संस्कृति को खोजने में इनका नाम सबसे आगे आता है। देखते सभ्यता के विस्तार को, कहां से कहां तक फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता। तो इसके अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाया जा चुका है। इसके अलावा इसका फैलाव जम्मू कश्मीर के मांदा से लेकर, मांदा को कई कई जगह पे मांडा भी लिखा करता है, दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगत राव तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट पर सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर, पूर्वी पुरास्थल आलमगीर, उत्तरी पुरास्थल मांडा या मांदा और दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद या दैमाबाद भी है। हड़प्पा संस्कृति को देखा जाए तो ये त्रिभुजाकार और इसका लगभग कुल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैलाव है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिमी तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तक रहा है। बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता, इससे भी अधिक विस्तृत क्षेत्र में ये हड़प्पा संस्कृति फैली हुई है। यहाँ जो नोट्स बताए गए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इनका नोट्स अलग से बना लेते हैं तो क्विक रिवीजन के रूप में आपको ये एट द 11th आवर आपको ये काम करेगा। परीक्षा के नज़दीक में आप इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इसके मुख्य स्थलों के बारे में देखते हैं। इनमें सबसे पहला है हड़प्पा। बताया जाता है कि 6000 से लेकर 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ और लोथल की श्रृंखला हड़प्पा में भी पुरातत्व उत्खनन किया गया और मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष यहाँ मिले। इसकी खोज 1920 में हुई थी, लेकिन इसका जो खनन जो हुआ 1921 से हुआ। वर्तमान में यह पंजाब प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। सन 1857 में लाहौर मुल्तान रेल मार्ग को बनाने के टाइम में
ईंटों के इस्तेमाल के लिए इसको ज़्यादा नुकसान भी हुआ। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मोहनजोदाड़ो भी कहा करते हैं। इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता। हड़प्पा, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में मोहनजोदड़ो को भी पुरातत्व उत्खनन में स्थान दिया गया है। और जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्राचीन अवशेष मिले थे, वैसे ही मोहनजोदड़ो में भी प्राचीन अवशेष, प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अन्य स्थलों में चान्हुदड़ो। चान्हुदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर मुहर और गुड़ियों के निर्माण के साथ साथ हड्डियों की अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार या फिर N. गोपाल मजूमदार ने किया। 1943 ईस्वी में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था और सबसे निचले स्तर के सैंधव संस्कृति के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद है लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी, जिसे आज हम साबरमती नदी के नाम से जानते हैं, उसके किनारे सरगवाला ग्राम में ये स्थित है। इसकी खुदाई 1954-55 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि किस समय इसकी खुदाई हुई थी और किनके द्वारा खुदाई करवाई गई थी, वहाँ से क्या मिले थे और साथ ही वो किस नदी के किनारे स्थित था या फिर किस तट, किस वस्तु या फिर किस स्थान के बगल में था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। अगला है रोपड़। रोपड़ पंजाब प्रदेश के रोपड़ जिले के सतलज नदी के बाएं में स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछ दिए जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ पे खुदाई हुई 1950 में और बी लाल ने इसकी खोज करी थी। इसी का आधुनिक नाम रूपनगर था। मुख्य स्थलों में अगला है कालीबंगा। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर यह प्राप्त हुआ। इसकी खुदाई 1953 यानी कि स्वतंत्रता के बाद बी लाल और बी के थापड़ के द्वारा कराई गई और यहाँ से भी प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। गुजरात के कच्छ जिले में है सुरकोटदा और इसकी खोज 1964, सिंपल सी बात है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हुई है, जगपति जोशी ने की थी और इस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अवशेष भी परिलक्षित होते हैं। यानी कि सुरकोटदा के स्टडी से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है कि आखिर क्यों हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। मेरठ में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी पर यह स्थित है और पूरा स्थल की खोज भी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराई गई थी। अन्य प्रमुख स्थलों में रंगपुर यानी गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के भागर नदी के समीप यह स्थित है। 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी और यहाँ पर भी पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बांट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से ही धान की भूसी के ढेर मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा कालीन लोग धान की खेती से परिचित थे और यहाँ उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अन्य स्थलों में एक है हरियाणा का बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित दो सांस्कृतिक अवस्थाओं में इसके अवशेष मिले हैं, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। इसकी खुदाई 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कराई गई थी। यहाँ पर रिमाइंड कर दूं कि यहाँ उन्हीं चीज़ों को रखा गया है जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो हमारा सेशन एक और जो चलता है जिसमें कि हम क्वेश्चंस को डील करते हैं, उसमें इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस को और भी अच्छे से लिया गया है और यहाँ पर उसकी व्याख्या भी कराई गई है। मुख्य स्थलों में देखते हैं अलीमुराद। सिंध प्रांत में स्थित इस नगर से कुआं, मिट्टी के बर्तन, कार्निलियन के मनके और पत्थरों के निर्मित एक विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थल पे बैल की लघु मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की छोटी मूर्ति भी प्राप्त हुई है बैल की, और कांसे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त होती है। हड़प्पा काल के लोग कांसे की धातु से परिचित थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कभी कभी कह दिया करते हैं लोग। अगला है स्थल सुतका गेंडोर, जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान में है और ये दास्त नदी के किनारे स्थित है।
अन्य मुख्य स्थलों में देखते हैं कुछ नवीन क्षेत्रों के बारे में कि हड़प्पा कालीन कुछ नवीन क्षेत्र जो प्राप्त हुए हैं वो कौन है। तो खरवी अहमदाबाद में, कुतुनासी या फिर से कुतनासी भी कहते हैं हम, गुजरात में स्थित है, बालाकोट बलूचिस्तान में है, अल्लाहदीनो जो कि अरब महासागर के आसपास स्थित है, भगवानपुरा हरियाणा में, देसलपुर गुजरात में, रोजदी गुजरात में। और एक सनौली भी है जो कि जिसके ऊपर अभी शोध चल रहे हैं। सनौली में अगर खुदाई अच्छे से हो जाती है तो फिर हड़प्पा संस्कृति से संबंधित और भी जानकारियाँ या फिर इससे हटके और भी कुछ सभ्यताओं के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। वो करंट अफेयर्स का मैटर है, करंट अफेयर्स के सेशन में उसे हम देखेंगे। अब देखते हैं विशेषताओं के बारे में, आखिर हड़प्पा कालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं। तो अगर इसके नगर निर्माण या भवन निर्माण को देखें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, लोथल, कालीबंगा ये सारे प्रमुख नगर जो हैं वो नदियों के तट पर बसे हैं। नदियों के तट पर बसने का मतलब ये है कि इन्हें पानी सही तरीके से मिल पाए, जिससे इनकी कृषि, क्योंकि कृषि के भी हमें प्राप्त हो गए हैं साक्ष्य, तो जो कृषि कार्य को भी और जो भी ज़रूरतें हैं दैनिक जीवन की, उनके लिए हमें पानी अच्छे से मिल पाए। तो अधिकांश जो सभ्यताएं मिली हैं वो नदी के तट पर मिली हैं। इसके अलावा इन नगरों में सुरक्षा के लिए चारों ओर परकोटा दीवार का भी निर्माण कराया गया था। चौड़ी और लंबी सड़कें थीं। चौड़ी सड़कें ग्रिड सिस्टम में एक दूसरे शहर को जोड़ती थी। सिंधु सभ्यता में कच्चे, पक्के, छोटे बड़े सभी प्रकार के भवनों के अवशेष मिले हैं। भवन निर्माण में सिंधु सभ्यता के लोग दक्ष थे और इसकी जानकारी भग्नावशेषों से प्राप्त होती है। मकानों में जो सुख सुविधा की व्यवस्था थी वो पूरी तरह से पूर्ण थी। यहाँ नाली, स्नान घर, रसोई घर, आंगन, भवन ऐसी कई चीज़ें प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि घरों में जो कमरे जो थे उसमें रोशनदान और खिड़कियाँ भी बनाई जाती थी। दीवार ईंटों से बने होते थे और भवन और घरों में कुएं भी होते थे। लोथल में ईंटों का बना एक हौज भी मिला है। विशाल स्नानागार अगली इसकी विशेषता है। मोहनजोदड़ो का जब उत्खनन हुआ तो वहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला जो अत्यंत ही भव्य है और यहाँ पे स्नान कुंड से बाहर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था भी की गई थी। नालियाँ अच्छी बनाई गई थी। स्नानागार के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग भी किया गया था, जो कि आज उस सभ्यता के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसका अस्तित्व दिखता है। अन्न भंडार की बात करें तो हड़प्पा नगर के उत्खनन से यहाँ के राजमार्ग के दोनों ओर 6-6 की पंक्तियों वाले अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं, जिसकी लंबाई लगभग 18 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर थी। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था और ऐसा लगता था कि जल मार्ग से अन्न लाकर यहाँ एकत्रित किया जाता है। संभवतः इस प्रकार के विशाल अन्न भंडार राजकोषीय कोषागार के रूप में कार्य करते होंगे। अगली बात देखें जल निकास प्रणाली की, तो ये काफ़ी उच्च कोटि की थी। जैसे आज के बड़े शहरों में, बड़े नगरों में जल निकासी की प्रणाली होती है, ड्रेनेज सिस्टम बना करके, मेन होल बना करके, वैसे ही वहाँ की सभ्यता में भी सड़कों पर, गलियों पर पक्की ईंटों की नालियों का जाल बिछा हुआ था। मकानों की नालियाँ सड़कों और गलियों की नालियों में जाकर मिल जाया करती थी। नालियों को ईंटों और पत्थरों से ढकने की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अतिरिक्त साफ करने के लिए स्थान स्थान पे गड्ढे और नलकूप भी बनाए गए थे और नलकूपों में जो कूड़ा करकट जमा होता था उसकी ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कभी भी नालियों के प्रवाह को वो रोके ना। और इसके जो मोड़ जो हुआ करते, नालियों के मोड़ जो होते थे या जो संगम दो नालियों का हुआ करता था, वहां पर भी ईंटों का ही प्रयोग करते थे। सड़कें जो थी वो सड़कों का जाल बिछा हुआ था। सड़कें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे हम ग्रिड व्यवस्था भी कह सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया करता है कि उनके सड़कों की व्यवस्था कैसी थी और नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें ग्रिड ऑप्शन आता है, तो ग्रिड पे हम वहाँ पे टिक लगाएंगे, वही सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो में पाए गए मुख्य मार्गों की चौड़ाई लगभग 9.15 मीटर और गलियों में ये 3 मीटर तक चौड़ी हुआ करती थी। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था और सड़कों के दोनों ओर नाली पक्के ईंटों के बने होते थे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर मानुष मुखे बनाए जाते थे। यहाँ पे जल निकास का
इतना उत्तम प्रबंध किसी भी अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं मिलता है। सामाजिक जीवन की बात करें यदि हम हड़प्पा संस्कृति की, तो ये कृषि ढांचे पर आधारित था। किसान नगर की दीवारों के नज़दीक जो नदी से पानी आती थी उसके मैदानों में कृषि कार्य किया करते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे शिल्पकार, व्यापारी या अन्य शहर में रहने वालों के लिए भी अतिरिक्त अनाज वो पैदा किया करते थे। ये कई अलग अलग कलाओं में भी निपुण थे। कई साक्ष्य मिले हैं कि कुंभकारी वहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ करती थी। कांस्य धातु का लोग उपयोग करते थे तो उसका भी एक अलग ही कला था। घरों में उसके आकारों की भिन्नता को देख करके बताया जाता है। विद्वानों का ये मानना है कि हड़प्पा का समाज जो था ये वर्गों में बटा हुआ था। भोजन की बात करें तो यहाँ से गेहूं, चावल, तिल, मटर इन सब का ये प्रयोग करते थे। इसकी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। ये मांसाहारी भी थे, जानवरों का शिकार भी करते थे। इसके अतिरिक्त ये फलों का भी प्रयोग करते थे। और खुदाई के टाइम में कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनके आकार या फिर उनके जो प्रकार हैं उनसे ये पता चल जाता है कि खाद्य या पेय सामग्रियों के लिए अलग अलग बर्तन यूज किए जाते थे। यहाँ तक कि पीसने के लिए, गेहूं को पीसने के लिए यहाँ चक्की का प्रयोग किया जाता था, ये भी प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी के लोग जो थे उनकी वेशभूषा के बारे में अगर कहा जाए तो महिलाएं घाघरा और साड़ी पहनते थे। पुरुष धोती और पगड़ी का उपयोग किया करते थे और स्वयं के हाथ से धागा बुन करके वो वस्त्र पहना करते थे। आभूषण सौंदर्य सामग्री को अगर देखा जाए तो इनके आभूषण दोनों, चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो, दोनों आभूषण धारण करते थे। आभूषणों में हार, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल, भुजबंद, हंसली, कड़े, करधनी, पायजेब इन सब का विशेष उल्लेख आता है। और ये इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनके माध्यम से इतिहासकार हमें बताते हैं कि इन वस्तुओं का वो उपयोग किया करते थे। साथ ही कई लड़ी वाली करधनी और हार भी प्राप्त हुए हैं। आभूषण सोने, चांदी, पित्तल, तांबा, हाथी दांत या हड्डियों या फिर पकी हुई मिट्टी के बने होते थे। इनमें जो अमीर हुआ करते थे वो बहुमूल्य धातुओं को और जवाहरातों को आभूषण के रूप में यूज किया करते थे। साथ ही अगर बात करें स्त्री की या पुरुष की तो दोनों श्रृंगार प्रेमी हुआ करते थे कि धातु और हाथी दांत के कंघी और आईने का भी प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए ये विविध प्रकार की कलाओं का उपयोग किया करते थे, प्रयोग करते थे, जैसे जानवरों की दौड़, शतरंज का खेलना या जो नृत्यांगना की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है उससे यह भी पता चलता है कि उस समय नाच गाने का भी प्रचलन था और महिलाओं के नृत्य को देखना एक वहाँ की मनोरंजन का एक वहाँ का साधन हुआ करता था। मिट्टी और पत्थर के पासे भी प्राप्त हुए हैं जिससे पता चलता है कि शतरंज लोग वहाँ खेला करते होंगे। जहाँ तक उनके टेक्नोलॉजी की बात करते हो, प्रौद्योगिकी की बात करते हो तो उनका भवन निर्माण, विशाल अन्न भंडार, जल निकासी की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था को देख करके लगता है कि तकनीकी ज्ञान उन्हें बहुत अधिक रहा होगा। मिश्रित धातु बनाना वो जानते होंगे और मूर्तियां और आभूषण उनसे काफ़ी खूबसूरत बनते थे। साक्ष्यों से ये प्राप्त हुआ है कि उनके शवों को जमीन में दफनाया जाता था और साथ ही साथ उनके जो शव जो हुआ करते थे उनके साथ वो भोजन, हथियार, गृह पात्र या अन्य उपयोगी वस्तुएं भी रख दिया करते थे। कई बार तो उनके पसंदीदा जानवर यानी कि कुत्ते के साथ भी शव को दफनाया गया है। मृतकों की कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए जाते थे। शायद उनका ये मानना था कि मरने के बाद भी एक यात्रा होती है, मरने के बाद भी एक जीवन है, जिसके चलते वो इन सब चीज़ों को वहाँ पे रखा करते थे। हालांकि कुछ स्थलों पर शव को जलाने का भी प्रचलन रहा होगा। जब शव जल जाता था तो उसकी राख को मिट्टी के बने घड़ों में रख करके सम्मान के साथ कहीं जमीन में गाड़ दिया जाता था। चिकित्सा विज्ञान में भी हड़प्पावासी काफ़ी उन्नत थे। उन्हें विभिन्न प्रकार के औषधियों का भी परिचय था। ये हिरण, बारहसिंगे के सींग या फिर नीम की पत्तियों या फिर शिलाजीत की औषधि का प्रयोग भी किया करते थे। और साक्ष्यों से प्राप्त यह पता चलता है कि खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का भी कालीबंगा से प्राप्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा से यह पता चलता है कि उस समय के लोग चिकित्सा विज्ञान में शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन भी जानते थे और समुद्र के फेन से, झाग से भी वो औषधि बनाया करते थे। इनके आर्थिक जीवन के बारे में तो ये कृषि ज़्यादा किया करते थे और पशुपालन भी किया करते थे।
गांव की रक्षा के लिए खड़ी पक्की ईंटों की दीवार बनाई गई थी। लगभग नवंबर के महीने में जब बाढ़ उतर जाया करता था तो मैदानों में बीज को बो दिया करते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले यानी अप्रैल के महीने तक में वो गेहूं और जौ की फसल को काट लिया करते थे। हालांकि यहाँ पर कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन प्राक हड़प्पा सभ्यता के हल रेखा मिले हैं जिनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग, जैसा बताया था पहले, कि गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वो 2 प्रकार की गेहूं को भी पैदा किया करते थे। बनावली में तो उत्तम किस्म का जौ भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा तिल और सरसों भी उपजाते थे। यहाँ के लोग कपास की पैदावार भी किया करते थे और यूनानी के साथ इनका व्यापार हुआ करता था। यूनान कपास को सिंडन कहा करते थे और ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे यूनान के लोग कपास को क्या कहते थे, ये परीक्षा में कई बार आता भी है। हड़प्पा संस्कृति में देखा जाए तो ये कृषि प्रधान थी, लेकिन ये बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर को भी पाला करते थे। हड़प्पाई लोग हाथी और गैंडे का भी उन्हें ज्ञान था। हड़प्पा संस्कृति के लोग उन्नत व्यापार भी किया करते थे। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार मेसोपोटामिया से उनके संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। अफगानिस्तान, ईरान, फारस में भी वो व्यापार किया करते थे और यहाँ पर वो आपस में पत्थर, बहुमूल्य पत्थर हो गए, धातु सल्क हो गए, इन सब का, यहाँ तक कि हमें यहाँ पे माप तौल के भी प्रमाण मिले हैं। यानी वो जब वस्तुओं का व्यापार करते थे तो माप तौल का भी सिस्टम वहाँ पे था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं और साथ ही 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का प्रमाण मिलता है, जैसे दलमुन और माकन के बीच में। दलमुन या दिलमुन की पहचान शायद फारस के खाड़ी बहरीन से भी की जा सकती है। उद्योग धंधों की बात करें तो इनके नगरों में अनेक प्रकार के व्यवसाय प्रचलित थे। चूंकि ये मिट्टी के बर्तन वहाँ से प्राप्त हुए थे और उस पर काले रंग के भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ कुंभकारी प्रचलित थी। साथ में जब रंग का प्रयोग किया करते थे तो रंगरेज भी वहाँ पे काफ़ी होंगे और विदेशों में इन चीज़ों का ये निर्यात किया करते थे। जौहरी का काम भी उन्नत हुआ करता था। मनके और ताबीज बनाना वहाँ काफ़ी लोकप्रिय था। हालांकि सिंधु सभ्यता में कहीं भी लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है। इससे ये प्रकट होता है, ये सिद्ध होता है कि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी को ऐसे भी कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, लौहयुगीन सभ्यता वो नहीं थी। अपने कला के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से ये पता चलता है कि उन्हें मूर्ति कला पे भी वो माहिर थे, प्रतिमाएं भी वो बनाया करते थे और साथ ही साथ नृत्य भी उन्हें आया करता था। एक सेल खड़ी की बनी हुई दाढ़ी वाले पुरुष की अर्ध प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। उसके बाएं कंधे से दाएं के नीचे एक अलंकृत दुशाला या फिर माथे पे सरबंद भी दिया हुआ है। पत्थर की बनी 2 पुरुष की प्रतिमाएं हड़प्पा संस्कृति की लघु मूर्ति कला के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ जो मोहर प्राप्त हुए हैं या बर्तन जो प्राप्त हुए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि वो चित्रकला में काफ़ी प्रवीण रहे होंगे। मोहरों पर सांड की आकृति है, भैंस की कलाकृति है और वृक्षों के भी चित्र पाए गए हैं। साथ ही अगर मुद्रा कला की बात करते हो तो मुद्रा वर्गाकार आकृति में हुआ करती थी। उस पे पशु के चित्र बने होते थे एक तरफ और दूसरी तरफ कुछ लेख लिखे होते थे। साथ ही हाथी दांत और मिट्टी के लगभग 3600 मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग धातु कला में भी माहिर थे। उनका विशेष स्वर्णकाली से हम कह सकते हैं सोनारों द्वारा गलाई, ढलाई, नक्काशी का कार्य किया करता था। सिंधु काल में जितनी भी कलाकृतियाँ पाई गई हैं वो काफ़ी विलक्षण हैं और मनोहर हैं। वैसी कारीगरी पर आज का सुनार भी गर्व कर सकता है। अगर हम पात्र निर्माण की बात करें, बर्तनों की बात करें, तो ताम्र के और मिट्टी के पात्र मिले हैं और ये एक उन्नत और उच्च कोटि के हैं, जो कि वर्गाकार भी हैं, आयताकार भी हैं और गोलाकार भी हैं। इनमें बताया जाता है कि पानी भरने और अनाज रखने का कार्य होता होगा। साथ ही ताम्र पात्र के निर्माण की अगर बात करें तो यहाँ पे कई तांबे के पात्र मिले हैं जो वर्गाकार में हैं और आयताकार भी हैं, जिनमें चित्रकारी भी की गई है। वस्त्र निर्माण में भी यहाँ सूत काटने के काम में काफ़ी निपुण थे। यहाँ से सूत काटने के भी इक्विपमेंट्स प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ नृत्य और गीत कला में भी, जैसा मैंने कहा कि एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसकी मूर्ति की भाव भंगिमाओं को देख के लगता है कि ये नृत्य के पोजीशन में है और बर्तनों पर कुछ ऐसे चित्र भी मिले हैं जो ढोल और तबले से बिल्कुल मेल खाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सिंधुवासी वाद्य यंत्र भी बजाना जानते थे। और जहाँ तक बात करें लिपि और लेखन कला की, तो
यहाँ के लिपि को आज तक तो पढ़ा नहीं गया है, लेकिन इसमें ध्वनि या फिर विचार या वस्तु का प्रतीक दिया गया है। मेसोपोटामिया के निवासी की तरह ही यहाँ के लोग लेखन कला के जानकार थे और इस लिपि के पहले नमूने 1853 में प्राप्त हुए थे, लेकिन अभी तक किसी ने उसका अर्थ नहीं निकाला है। विद्वानों ने तो इसे पढ़ने के लिए कंप्यूटर का भी प्रयोग किया। ये लिपि द्रविड़, संस्कृत या सुमेर की भाषाओं के संबंध स्थापित करने के प्रयत्नों का भी संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया है। ये मुख्यतः चित्रलिपि थी और ऐसे कम से कम 400 चित्रलेख मिले हैं। हालांकि लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जिस दिन ये लिपियां पढ़ ली जाएंगी तो हम उस समय हड़प्पा संस्कृति के साहित्य, विचार, शासन व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जानकारी और भी अच्छे प्रकार से ले पाएंगे। जिस प्रकार से विभिन्न कलाओं में निपुण थे, उसी प्रकार से इनका एक अपना धार्मिक जीवन भी था। मैके को जो मुहर प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, वहाँ पे उस मुहर में एक देवता का अंकित किया गया है जिसे कि मार्शल ने शिव का आदि रूप बताया है, पशुपतिनाथ के नाम पर, क्योंकि आसपास कई पशु के भी उसमें चित्र दिए गए हैं। और चूंकि यहाँ पे मिट्टी की मूर्ति जिसमें कि एक नर्तकी नारी का चित्र है, तो ये मानते हैं कि मातृदेवी की पूजा वहाँ पे आदिकाल से चल रही होगी और मातृदेवी की पूजा पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के रूप में भी ये प्रयोग करते होंगे। हड़प्पा से प्राप्त मुहरों के आधार पे ये बात कही जाती है। मूर्ति पूजा की अगर बात करें तो यहाँ लिंग आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कुछ दक्षिण की मूर्तियों के धुएं के निशान भी बने हुए हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये मूर्ति पूजा भी करते होंगे। हालांकि मूर्ति पूजा के बारे में कहा जाता है कि गुप्त काल से प्रचलित हुई है और पहली बार मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ जो हड़प्पा संस्कृति में लिंग की आकृतियाँ जो प्राप्त हुई हैं, उनसे कहा जा सकता है कि लोग मूर्ति पूजा भी करते होंगे। अगर इनके धार्मिक जीवन को देखा जाए तो ये प्रकृति के पूजक थे, ये जल की पूजा करते थे। जल की पूजा को आधार बनाया गया है मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार प्राप्त हुए हैं उसको। सूर्य की पूजा ये करते थे क्योंकि कई चीज़ों में स्वस्तिक का प्रतीक प्राप्त हुआ है और स्वस्तिक का प्रतीक संभवतः सूर्य के साथ ही लगाया जाता है। नाग पूजा की बात करें तो मोहरों पर नागों का अंकन मिलता है। वृक्ष पूजा की जिनमें कि पीपल, केला, नीम आदि वृक्षों का भी अंकन किया गया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति के बारे में। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।